हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोशन स्टडी पॉइंट पे। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारे 12th क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक की। तो सबसे पहले आपका 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में स्वागत है। और आज हम अपनी सिलेबस में चर्चा करने से पहले उसकी एक रूपरेखा को पढ़ लेते हैं, जो हमें किसी भी पाठ्य पुस्तक में जानकारी एकत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं अपने सिलेबस को। सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम पहले इसके नोट्स पढ़ लें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में डिवाइडेड है, खंड आ, खंड ब, यानी कि 2 सेक्शन आपके हैं जिसमें ये पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। और आपका पेपर भी 2 पार्ट में ही आएगा। एक तो आएगा पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी सॉरी। तो जो पार्ट ए है हमारा, वो है 48 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, जिनमें से केवल 40 के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। और जबकि जो पार्ट बी है, इसमें बी में क्या करना है, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको वर्णन करना होगा उसमें। और जो प्रश्न है वो उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि उसके ऑप्शंस मिलेंगे और आपको उसी हिसाब से आंसर्स को करना है। टाइमिंग आपकी 3 घंटे है। अब हम आपके क्वेश्चंस को देखते हैं कि सिलेबस किस तरह से आगे डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हो जो आपका सेक्शन 1 है, यानी सेक्शन ए जो है, वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 18 मार्क्स कैरी कर रहा है। और इसमें 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं अपठित गद्यांश में। आपके अपठित गद्यांश आएंगे, यानी अनसीन पैसेज। जो एक अपठित गद्यांश है, यानी कि जो पहला वाला होगा आपका अनसीन पैसेज, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको जो भी मिलेगा वो कंपल्सरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और इसमें जो आंसर राइटिंग होगी वो 300 शब्दों का होगा, सॉरी, जो क्वेश्चन आएगा वो 300 शब्दों का है, ठीक है। और जो इसमें जो आंसर आपको करना है वो 1 वर्ड के होंगे या फिर MCQs हो सकते हैं। और 1 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन। तो आपको 1 वर्ड का होगा तो एग्जैक्टली 1 आंसर लिखना है 1 वर्ड में ही। और अगर MCQs है तो टिक मार्क करना है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन होगा। अब जो पहले क्वेश्चन का ही ए पार्ट तो हमने कर लिया। जो इसका बी पार्ट है, इसमें हमारे क्या दिया है, 2 अपठित आएंगे, 1 पद्यांश आएगा, ठीक है। तो जो पद्यांश होता है, इसका मतलब क्या होता है, पोएम्स होते हैं। तो पोएम्स 2 आएंगे, उनमें से 1 पद्यांश करना होगा। 2 पोएम्स हैं, उनमें से किसी एक को करना होगा। पहले वाले में तो आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जो एक स्टोरी होती है, कहानी, और वो आपको जो भी दिया होगा उसमें से करना ही होगा। दूसरे वाले में आपको ऑप्शन दिए हैं जिसमें 2 पोएम्स हैं, आपकी 2 कविताएं हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करके आपको आंसर करना है। और ये भी अगेन सेम 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, यानी 8 क्वेश्चन होंगे इसमें, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जो हमारे सेक्शन ए का था। अब सेक्शन ए में ही हमारा सेकंड क्वेश्चन आता जो है, वो है अभिव्यक्ति माध्यम का। अभिव्यक्ति माध्यम आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो ये जो होती है, ये मास एंड कम्युनिकेशन दिया जाता है ताकि आपकी जो स्किल्स हैं किसी लैंग्वेज के प्रति और ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक पे आधारित, इसमें हमेशा ना आपकी टू द पॉइंट आंसर होते हैं और आप इसे लर्न करके जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बनाने वाला नहीं होता इसमें। तो आप इसे याद करके जा सकते हो और मार्क्स को गेन कर सकते हो। इस बार इसमें भी आपके क्या आ रहे हैं, ये आ रहा है, देख लिया, बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शंस वो आएंगे MCQs और आपको टिक करना होगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं जनसंचार माध्यम और लेखन, तो आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कट गया है। आप ये भी मत सोचिएगा कि लास्ट ईयर जो हमारा 2021 का या 2022 तक का जो बैच है, ये सब की जो भी सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है आपकी बार वाले के। आपका बैच जो 2022 से 2023 तक है, इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें जो अभिव्यक्ति माध्यम है, इसके पार्ट 3, 4 और 5 ही पर क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे, यानी इसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको इन 3 चैप्टर्स को ही पढ़ना है और याद करना है। क्वेश्चंस भी इसी से आएंगे, और कौन से आएंगे, MCQs आएंगे। जो पहले वाला हमने क्वेश्चंस देखा था, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब कि आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, वो भी 1 वर्ड का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है, वो अंतरा भाग से आ रहा है, यानी कि जो आपकी स्टोरी बुक्स लगी होती हैं, 2 बुक्स होती हैं आपकी, एक अंतराल और एक अंतरा। जो अंतरा है उससे भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो अंतराल है इससे भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपका सेक्शन 1 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ऑप्शंस वाले होंगे, MCQs वाले होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यानी आपको ये वाला सेक्शन करना तो आसान होगा, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है खुद से। तो इसमें भी क्या होगा, पहले तो काव्यांश पूछे जाएंगे, दूसरा जो पार्ट है इसमें गद्यांश पूछा जाएगा। किससे, अंतरा से, अंतरा की बुक से, जो आपके स्टोरीज़ हैं और पोएम्स हैं।
तो जो काव्यांश है उसमें भी कैसे आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं आपको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और जो पद्यांश है यानी गद्यांश है यानी कि जो आपकी स्टोरीज़ है उसमें से भी 6 क्वेश्चन करने हैं, कहानी के भी 6 क्वेश्चन करने हैं और जो कविताएं उसके भी 6 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स जो है कैरी करेगा और ये MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो ये अंतराल से दिया गया है और अंतराल में भी MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से करना है। अब हम आते हैं पार्ट बी में। अब हमें देखना है पार्ट बी किस तरह से अरेंज किया गया है। तो पहला क्वेश्चन ही आपके पास आ जाता है अभिव्यक्ति माध्यम का। तो अभिव्यक्ति माध्यम को आप छोड़ नहीं सकते हो और ये जो है 17 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अभिव्यक्ति माध्यम की ही चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, तो हम इसे देख लेते हैं। पहला जो इसमें दिया हुआ है वो है इकाई 1। इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन, और इसमें 2 सृजनात्मक लेखन दिए हुए 6, 7, 8 एंड 13 पर आधारित है। अब आपको अपनी बुक पे देखना पड़ेगा, आपके पास बुक्स तो होंगी तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं जो अभिव्यक्ति माध्यम से पूछे गए हैं, कह सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 इस तरह से। तो दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 वर्ड्स में आपको रचनात्मक लेखन करना है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब इस बार क्या होता है ना, यहाँ पे पहले क्या होता था, क्रिएटिव राइटिंग्स जो चीज़ें होती है ना आपके अभिव्यक्ति माध्यम में ही डाल दी जाती है। उसमें अक्सर जनसंचार की भी चीज़ें होती है, बट जो एक वो होता है कि आपको अपनी चीज़ें लिखनी है, जैसे लेटर राइटिंग हो गया या फिर नोटिस हो गया, रिपोर्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना इसमें ही डाली जाती है अभिव्यक्ति माध्यम में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा वो किस पे आएगा, आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाएगा और वो 3 होंगे। उन तीनों में से क्या करना है, किसी एक पर आपको लिखना है। और वो रैंडम टॉपिक जो होते हैं ना बहुत ही कॉमन हो सकते हैं, वो किसी दीवार पे, किसी पंखे पे, आपके स्कूल पे, चप्पलों पे, बैग पे, किसी पे भी पूछ सकते हैं। तो आपको वो किसी एक टॉपिक को लेना है और उस पर क्या करना है, 120 वर्ड्स में एक आगे का जो आपकी जो भी चीज़ें आपकी लग रही हैं थॉट्स के हिसाब से वो लिख देना है। और ये 5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में जो आ रहा है वो है कविता, कहानी या नाटक। ये आपके अभिव्यक्ति माध्यम में दिया हुआ है, कविता, कहानी, नाटक। तो उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें क्या है, आपकी जो 3 प्रश्न में से किसी 2 को करना होगा, यानी कि आपको कहानी, नाटक या कविता में से 2 को तो करना कंपलसरी ही है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि इन तीनों में से आपको किसी 2 को करना होगा। तो मैं इजीली अगर बता दूं तो आपका नाटक और कहानी बहुत इजी होता है, आप ये दोनों कर सकते हो। और आप अपनी अभिव्यक्ति माध्यम की पुस्तक से भी एक बार देखेंगे तो पता चलेगा, मैं भी आपको बता दूंगी। तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से 2 करने हैं और 6 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। फिर है हमारा समाचार लेखन। समाचार लेखन ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको तो रट लीजिएगा बिल्कुल ही कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन, या फिर फीचर लेखन, आलेख। तो ये तो आना ही है, आना मैंने बता दिया। इसके अलावा इसमें भी यही है कि 2 लघुत्तरीय प्रश्न करने, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 को करना है आपको। और ये क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आएगा ही उल्टा पिरामिड शैली, प्लस फीचर या आलेख करना। तो फीचर आप कर लीजिए, ये भी इजी होता है। ये हो गया 6 मार्क्स का है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा इसका वो क्या है, अंतरा से पूछा गया है, यानी आपकी स्टोरीज हैं। यहाँ पे काव्य खंड दिया गया है। पहले काव्य खंड में क्या होंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 को आपको करना है। वर्ड लिमिट कितनी है, 40, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट है काव्यांश, ये भी हमारा वही हो गया। कविता, तो यहाँ पे कविता की क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है और इसमें ऑप्शंस आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसके जो मार्क्स है वो 6 अंक का एक प्रश्न है, यानी कि आपको इसके लिए बहुत अच्छे पे प्रिपरेशन करनी होगी। और जो आप आंसर करते हो ना इसमें सप्रसंग व्याख्या में, इसमें आपको डिवाइड करना होता है। पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, जिसके अंदर आपकी जो कवि है या फिर जो भी लेखक है उसका नाम आता है, प्लस कविता का नाम या फिर जो भी कहानी है उसका नाम आता है। ये चीज़ें होती है संदर्भ में।
और कौन सी जगह से इसे लिया गया होगा। जब फैक्चुअल चीज़ें जो होती है वो आगे संदर्भ। जब हम प्रसंग करते हैं तो इसमें जो भी पैसेज आपको दिया जाएगा ना, उस पैसेज में आपको देखना पड़ेगा कि वो पैसेज एग्जैक्टली बोल गया। जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, परिचय, तो उस तरह से आपको प्रसंग लिखना होगा कि कहना क्या चाहता है कवि या लेखक। जब हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में आपको दो तरह से करना होता है। एक तो शब्दार्थ लिखने होते हैं, उसके बाद भावार्थ लिखने होते हैं। मैंने 11वीं क्लास में भी जब बताया था तब आपको ये समझाया था कि जो शब्दार्थ होते हैं उसमें आपको जो वर्ड टू वर्ड होती है वो व्याख्या करनी होती है, यानी अपनी सिंपल लैंग्वेज में। क्योंकि जो कविताएं होती है या फिर जो भी स्टोरीज़ भी लिखी होती हैं वो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में होती है, क्योंकि कवि या फिर लेखक इतनी सिंपल लैंग्वेज में तो लिखेगा नहीं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, चाहे ब्रज हो, अवधी हो या खड़ी बोली हो, तो ये सब की हमें सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जब हम भावार्थ करते हैं तो क्या करना होता है, इसके अंदर हमें उसके अंदर जो डीप मीनिंग है ना उसको निकालना होता है। डीप मीनिंग कैसे दी होती है कि कवि अगर किसी बादल की भी व्याख्या कर रहा है तो उस बादल को वो किस तरह से दर्शाना चाह रहा है, उसके कहने का क्या मतलब है, बादल उदास है, खुशी है, किस चीज़ का प्रतीक है, ये सब हमें भावार्थ में लिखना होता है। तो इस तरह से हमें ये करना है। उसके बाद हमें इसमें एक और चीज़ लिखनी होती है, विशेष या शिल्प शैली कह सकते हैं हमें, कि इसकी शैली कैसी है, मतलब इसमें इसकी भाषा आएगी, अलंकारों का प्रयोग आएगा, समास का प्रयोग आएगा, और इसकी जो भी इन्होंने लिखा है वर्णनात्मक है, व्याख्यात्मक है या फिर चित्रात्मक है, ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती हैं। और इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है नहीं, शब्दावली कैसी है, ये चीज़ें आपको विशेष में लिखनी होती हैं। तो इन सबको मिला के आपका इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 6 मार्क्स का होगा, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। फिर आता है हमारा गद्य खंड। इसका जो गद्य खंड दिया होगा है सेम इसमें भी वैसे ही होगा जैसे हमने भी काव्यांश को डिस्कस किया था। तो पहला क्या है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 करना है, वर्ड लिमिट 40 की है और 2 क्वेश्चन करने होंगे इसमें, हर 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। लेकिन जब ये वाला है तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी सेम आपको कोई गद्यांश का यानी जो भी स्टोरी है, कहानी जो भी दी है उसका एक पैसेज दे दिया जाएगा, फिर उसकी व्याख्या करनी होगी। वैसे ही सेम जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया वही इसमें फॉलो करना है आपको। 6 मार्क्स का होगा और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम अपने अंतराल पे चलते हैं। अंतराल पे हम क्या देखते हैं कि इसमें जो भी आपके पाठ दिए गए हैं, जो भी पार्ट दिए गए ना, उस पर विषय वस्तु पर आधारित एक प्रश्न होता है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप आसानी से कर सकते हो। इसमें कुछ रटना नहीं होता आपको, बस आपको एक बार कहानी का एक ग्लिम्स पता होना चाहिए, ताकि आप जब भी उसका आंसर फॉर्म करो तो आपको एक आइडिया रहे कि आप उसी में रह के चल रहे हो। वरना फिर जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स काट लेगा कि आपको बिल्कुल स्टोरीज पता ही नहीं है और आप हवा में कोई चीज़ बना रहे हो। तो ये क्वेश्चन जो आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। एक ही प्रश्न आएगा, मैंने बता दिया वैल्यू बेस्ड है। तो आपकी इसमें स्टोरीज़ भी ज़्यादा नहीं होती, 4 स्टोरी है, उसमें से 1 स्टोरी कट गई है। अब मैं आपकी जो सिलेबस है उसका भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं। पहले आप ये असाइनमेंट्स भी देख लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट्स तो आपको देने ही हैं, जो 20 मार्क्स के कैरी होते हैं, इंटरनल असेसमेंट कहते हैं जिसे। तो इसमें जो 10 मार्क्स होंगे वो आपका आएगा श्रवण तथा वाचन का। यानी कि ऐसा हो सकता है आपको क्लास में जो टीचर है वो प्रेजेंटेशन लेगी, प्रेजेंटेशंस में आपको क्या देना होगा, आपको बोलना होगा, किसी भी रैंडम टॉपिक पे वो दे सकते हैं, वो इस तरीके से बोलना होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाने दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पे, तो वही हो गया श्रवण और वाचन। इसमें भी ASL की तरह होता है, जैसे आपने इंग्लिश में किया होगा वैसे ये हिंदी में होता है। तो ये हमारे असाइनमेंट्स के असेसमेंट हो गए। तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रेडी हो गया। अब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं, मैंने बताया था। यहाँ पे कुछ पार्ट दिए हुए हैं जिन्हें काट लिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है अपनी, ये अगले जो भी आप आगे वाला पढ़ोगे तो उसमें ये पार्ट आपके नहीं आने वाले, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। अब जो आने वाले हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। तो यहाँ पर तो नहीं दिया है, बट मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। जो आपकी काव्यांश है या कविताएं हैं, जो कविता खंड है उसके अंदर से आ रहा है जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत। आप चाहे तो नोट कर सकते हो, मैं इसे ऐसे ही रीड करके बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। तो कौन कौन सी कविताएं आ रही हैं आपकी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, जो बहुत अच्छी स्टोरी पोएम है, मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से। दूसरा है सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन आज्ञे की यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रिकी है,
लेकिन हम भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह का बनारस और दिशा, ये भी अच्छी है, थोड़ी इमोशनल है, इसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय की तोड़ो और बसंत आया, ये भी बहुत अच्छी है, प्रकृति से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मोटिवेशनल है। नेक्स्ट है जो हमारा प्राचीन काल से रिलेटेड ही दिया हुआ है कविताओं में, तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम और पद, जो भरत राम जी का प्रेम इसमें दिखाया गया था, आपने रामायण से देखी होगी, रामायण में किस तरह से जो भरत जी होते हैं वो अपने राम जी से यानी अपने भाई से किस तरह से प्रेम करते हैं और इसके लिए गद्दी पे नहीं बैठते हैं, तो उस चीज़ का कुछ थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो ये बहुत रिलेटेटिव है आपसे, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और जो पद भी दिए गए इसमें, ये भी बहुत आसान पद है। फिर हम देखते हैं इसका एक और पोएम है, वो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा है, बारहमासा, ये भी बहुत अच्छी है, आप इसे भी समझ सकते हैं। इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया कि जब बिछड़ जाते हैं उनकी कैसी व्यथा होती है, इस टाइम का वर्णन किया गया। फिर है विद्यापति के द्वारा रचित पद, पद कैसे होते हैं उनका आपको साक्षात्कार यहाँ मिल जाएगा जब हम इससे पढ़ेंगे। अब हम इसमें गद्यों की बात कर लेते हैं। ओके, तो गद्य से पहले हम अंतराल का जो पोएम स्टोरीज़ है वो देख लेते हैं। सूरदास की झोपड़ी आएगी, बिस्कोहर की माटी आएगी और अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता। जो ये अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता है, ये आप करंट से जोड़ के दे सकते हो और ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में करंट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं किस तरह से प्रकृति का हार सो रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अपना मालवा को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बिस्कोहर की माटी में प्रकृति का वर्णन ज़्यादा है, एक लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम कह सकते हैं उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बचपन से लेके किस तरह से वो उनका विकास हुआ था, ये लिखा हुआ है। आरोहण एक ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है, यहाँ पे बताया गया है किस तरह से जब वो उन्होंने घूमा या जो भी चीज़ें देखी वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सेकंड और थर्ड थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सीनरीज वगैरह हैं, बट सूरदास की झोपड़ी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी आपको लगने वाली है, तो ये आप पढ़ सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और जो फोर्थ वाला मैंने बताया यूनिट अपना मालवा, हाँ सॉरी ये तो मैं बताने भूल गई कि आरोहण को काट दिया गया, तो आरोहण को नहीं पढ़ना है। तो आपके पास 3 बचे, 3 में से मैंने बता दिया सूरदास की झोपड़ी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी आपको याद ही हो जाएगी। फोर्थ वाला जो है अपना मालवा, ये आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिस्कोहर की माटी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि ये इतना नहीं है। तो ये तो हमारी हो गई इन चीज़ों की बात। अगर मैं उसकी बात करती हूँ आपका अंतरा की जो स्टोरीज़ हैं हमारी, उसकी बात करते हैं। एक मिनट, तो मुझे अभी मिल नहीं रही है, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, गद्य खंड में आपका जो आने वाला वो है रामचंद्र शुक्ल की प्रेमघन की छाया स्मृति। इसमें बता रखा है कि वो जो पर्सनालिटी को हमेशा देखते हैं, हम ऐसा होता है ना कि हमारी एक आइडियल पर्सन होते हैं और या सेलिब्रिटी भी होते हैं जिनसे हम हमेशा मिलना चाहते हैं, तो जब हम उनसे मिलते हैं तो कैसा हमारा अनुभव रहता है। हम कई बार ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ सोच लेते हैं कि वो ऐसे होंगे, बट रियलिटी में कुछ अलग ही देखने को मिलता है, तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है कॉन्ट्रास्ट करके रामचंद्र शुक्ल की प्रेमघन की छाया स्मृति। और दूसरा पार्ट है आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमिरिनी के मन के, तो ये भी है। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु की संवेदिया, ये भी बहुत अच्छी है, संवेदिया वाली भी बहुत भावुक कर देने वाली स्टोरी है, तो ये बहुत अच्छी लगेगी आपको। नेक्स्ट है भीष्म साहनी की गांधी नेहरू और यशस्वी अराफात, तो इसमें थोड़ी हिस्ट्री दी गई है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगे, बट इसमें बहुत ज़्यादा ये बता रखा है कि जो इंडिया की एक स्पेशलिटी है, विशेषता है कि अखंडता में एकता, वो चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है गांधी नेहरू और यशस्वी अराफात में। और इन तीनों जो भी लोग के बारे में बताया, इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताया कि इनका व्यक्तित्व आखिर में कैसा था, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर है असागर वजाहत के द्वारा रचित रचना है जिसका नाम है शेर पहचान चार हाथ साझा। तो ये जो स्टोरी है ना, ये 4 अलग अलग स्टोरी को डिवाइड करा है, जैसे होती है ना पंचतंत्र, तो पंचतंत्र में क्या होता है, हमें अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज़ दी होती हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज़ दी हुई हैं जिनको किसने लिखा है, असगर वजाहत ने लिखी है। और ये बहुत ज़्यादा हमें
एक वो दे रही है कि एक लाइफ होती है, उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है, किस तरह से हम उसमें चलते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये भी बहुत अच्छी कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर है निर्मल वर्मा द्वारा रचित जहाँ कोई वापसी नहीं। तो एक जो मानव सभ्यता है उसका वर्णन करते हुए इन्होंने बताया जहाँ कोई वापसी नहीं, अच्छी है, इसे भी देखेंगे हम। फिर है ममता कालिया दूसरा देवदास। ये स्टोरी तो लड़के लड़कियों सबको पसंद आने वाली है और बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये जो हम देवदास की कहानी अक्सर सुनते आ रहे हैं उस तरह से ही जुड़ी हुई दूसरा देवदास है। तो एक कोइंसिडेंस से रिलेटेड है और इसी के ज़रिए जो राइटर है उसने ये भी बताने की कोशिश की है, जो एक क्षेत्र विशेष की सभ्यताएं होती है, वहाँ का कल्चर होता है, संस्कृति होती है, उसको किस तरह से लोग फॉलो करते हैं वो भी दिखाया गया है इसमें। फिर एक लास्ट आपकी रचना है वो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुटज है। ये थोड़ा सा आपको बोर लगेगा कुटज को पढ़ने में, बट अगर हम इसे देखें तो ये बहुत मोटिवेशनल है और हमें बहुत इंस्पायर करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और ये पेपर में आने की चांसेस भी इसके ज़्यादा है। अगर मैं बताऊँ इन गद्य खंडों में कहानी कौन कौन सी ज़्यादा आ सकती है, तो एक तो कुटज है जो आ सकता है, जहाँ कोई वापसी नहीं ये आ सकती है, प्रेमघन की छाया स्मृति भी आती है, संवदिया भी आता है, और असगर वजाहत द्वारा जो शेर पहचान चार हाथ साझा है, ये वाले आने के थोड़े कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर ये जो टफ है ना, गांधी, नेहरू, असगर, अराफात, ये वाले चैप्टर्स ज़्यादा आते हैं। तो इन सबको हमें देखना होगा, जो हमें टफ़ लग रहा है वही को अच्छे से प्रिपेयर करना है उसको, क्योंकि उसके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से आपका हिंदी का सिलेबस ख़त्म मैंने बता दिया, मतलब अभी तो हम फिनिश नहीं करें, पर जल्दी हम इसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे ताकि रिवीजन भी कर सकें। और आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक कि आप 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे से पास करें, और जो भी मैं पढ़ाऊँ मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए आसानी से, और जो एग्जैक्टली चीज़ें हैं वही बताऊँगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं जब मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।